नमस्कार दोस्तों, नव्य वो चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लगातार चलने की वजह से रेखा जी की सांस अब फूलने लगी थी। जब उनमें चलने की और हिम्मत ना बची तो वह गस खाकर नीचे गिर गईं। गनीमत थी कि वो फुटपाथ पर चल रही थी और आसपास कुछ भी नहीं था जिससे उन्हें चोट नहीं आई। काफ़ी देर तक वो नीचे पड़े हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थीं और अतः बेहोश हो गईं। काफ़ी दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, इसी कारण उन्हें चक्कर आ गए थे। पूरी साड़ी मैली हो चुकी थी। साड़ी में जगह जगह टाँके लगे हुए थे। धूल के कारण उसका रंग पहचानना मुश्किल था। बाल उलझ के गुच्छा बन चुके थे। चेहरे पर हर जगह मिट्टी लगी हुई थी। पैरों में चप्पल नहीं थी, जिसके कारण पैरों में काफ़ी सारी चोटें आई हुई थी। काफ़ी देर वहीं पड़े रहने के बाद आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया, पर कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। प्रतीक रोज की तरह अपनी कार से हॉस्पिटल जा रहा था। तभी उसकी नज़र फुटपाथ पर पड़ी। एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उसने बिना देर किए अपनी कार साइड में लगाई और उसकी ओर बढ़ गया। उसने उनके करीब आकर उनकी सांसें देखीं। उनकी सांसें चल रही थीं। प्रतीक को वहां देखकर एक दो लोग और उसके पास आए तो उनकी मदद से प्रतीक ने रेखा जी को अपनी कार में लेटाया और अस्पताल की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद रेखा जी हॉस्पिटल के बेड पर थीं और प्रतीक उनके बगल में चेयर पर बैठकर उनकी रिपोर्ट्स देख रहा था। रेखा जी को होश आया तो अपने आप को नई जगह पाकर वो हैरान हो गई। आसपास देखने पर पता चला कि वो अस्पताल में थीं। उनकी नज़र प्रतीक पर गई। रेखा जी को होश में आया देखकर प्रतीक कहता है, आप ठीक हैं अम्मा? उसके मुंह से अपने लिए अम्मा सुनकर रेखा जी थोड़ी भावुक हो जाती हैं, लेकिन जल्दी वो अपने आप को संभाल कर कहती हैं, हाँ बेटा, पर तुम और मैं यहाँ कैसे आई? जी, मेरा नाम प्रतीक है। मैं ही आपको यहाँ लेकर आया हूँ। आप सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। प्रतीक उनसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत आभार बेटा। आज के समय में भी तुम्हारे जैसे भले व्यक्ति होते हैं, ये जानकर खुशी हुई। रेखा जी उसका आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं, अरे अम्मा, ये तो मेरा रोज़ का फ़र्ज़ था। आप मेरी माँ जैसी हैं। ये लीजिए, आप पानी पीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। प्रतीक पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है। उसके मुंह से अपने लिए माँ सब सुनकर रेखा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती हैं, एक तुम हो बेटा जो मुझे माँ समान कह रहे हो, वरना तो हर कोई धुतकार के भगा देता है। उनकी हालत देखकर प्रतीक को उनके लिए काफ़ी बुरा लगता है। प्रतीक के पापा बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ ने अकेले ही उसे पाला था। कुछ समय पहले उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए प्रतीक को उनमें अपनी माँ की छवि दिख रही थी। प्रतीक उनका मन बहलाने के लिए बात बदलते हुए कहता है, आपका नाम क्या है अम्मा? मेरा नाम रेखावती दास है बेटा। तभी एक नर्स एक प्लेट में खाना लेकर आती है और वहाँ रखकर चली जाती है। खाना देखकर रेखा जी के पलकें भारी हो जाती हैं। कितने समय बाद वो इस तरह खाना देख रही थी, वरना तो झूठा बचा कुचा खाना मांगकर ही पेट भरती थी। प्रतीक प्लेट उठाकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लीजिए अम्मा, खाना खाइए। उसके बाद आपको दवाई भी खानी है। बेटा, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। रेखा जी उसे देखते हुए कहती हैं, क्योंकि इतनी इज्जत तो कभी उन्हें अपने बेटे से भी नहीं मिली थी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा यही काम है। अब आप खाना खा लीजिए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। प्रतीक मुस्कुराते हुए कहता है तो रेखा जी भी मुस्कुरा देती हैं। कितने दिनों बाद उन्हें खाना मिल रहा था, इसलिए वो बिना किसी की परवाह के खाना खाने लगती हैं। उन्हें देखकर पता लग रहा था कि वो कितने समय से भूखी होंगी। खाना खाने के बाद प्रतीक उन्हें दवाई देता है और आराम करने को कहता है। अभी उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर था, इसलिए उन्हें एक दो दिन हॉस्पिटल में ही भर्ती रहना था। प्रतीक के जाने के बाद एक नर्स उनके लिए कपड़े लेकर आती है। ये अस्पताल प्रतीक का ही था, इसलिए उसने ही सारे इंतज़ाम करवा दिए थे। नर्स उन्हें स्नान करवाकर साफ अस्पताल के कपड़े पहनाती है और उनके बाल भी ठीक कर दिए। अपने आप को
इस रूप में वापस देखकर रेखा जी खूब रोती हैं, पर उन्हें पता था कि 2 दिन बाद उनकी हालत दोबारा वही होने वाली थी। प्रतीक उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था, उसका व्यवहार भी उन्हें काफ़ी पसंद आया। रात के समय प्रतीक उनके पास आता है तो उसे देखकर उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। प्रतीक भी उनका बदला हुआ रूप देखकर उन्हें पहचान ही नहीं पाता। वो उनके पास बैठकर पूछता है, कैसी हैं अम्मा आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे लिए ये सब किया। वो अपने हाथ जोड़कर कहती हैं, अरे नहीं अम्मा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरी माँ जैसी हैं। वो उनके हाथ पकड़कर कहता है। रेखा जी बात सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। प्रतीक को उनके पास वही सुकून अनुभव हो रहा था जो उसे अपनी माँ के साथ होता था। वो उनसे पूछता है, अम्मा आप अपने बारे में कुछ बताओ ना, आप इस तरह इस हालत में क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, शायद पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे जिसकी सजा भुगत रही हूँ। रेखा जी अपने आंसू पूछते हुए कहती हैं, ऐसे क्यों अम्मा, क्या आपका कोई परिवार नहीं है? प्रतीक नासमझी से पूछता है, बेटा किसका परिवार नहीं होता, पर जब जब दुख की घड़ी होती है तब कोई साथ नहीं देता, सब मतलबी हैं। आज की इस दुनिया में माँ बाप भी आजकल के बच्चों के लिए मायने नहीं रखते। रेखा जी रोते हुए कहती हैं, ऐसा क्यों अम्मा, क्या आपके बेटों ने आपको इस हालत में छोड़ दिया? प्रतीक नासमझी से पूछता है। रेखा जी बताना शुरू करती हैं कि वो और उनके पति इस शहर में नए नए आए थे, तब उनके पति की नई नई शहर में नौकरी लगी थी। जगदीश जी बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे। उस समय पर नौकरी लगना बड़ी बात थी। भले ही नौकरी छोटी थी, पर दोनों पति पत्नी खुश थे। समय का चक्र घुमा और बड़ी मुश्किल से और काफ़ी इलाजों के बाद उन्हें एक बेटा हुआ। वो काफ़ी खुश थे कि उन्होंने खूब मेहनत करने अपनी सारी जमा पूंजी जोड़कर बेटे को ऊंची से ऊंची पढ़ाई दिलवाई और बेटा इंजीनियर बन गया। दोनों पति पत्नी फूले नहीं समाये क्योंकि उनकी मेहनत रंग जो लाई थी। बेटा विदेश में नौकरी करने लगा। बेटे की कमी खलती तो थी, पर अपने आप को समझा लेते कि बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है। कुछ सालों बाद उनका दुख दूर हुआ जब बेटे ने खबर दी कि अब वो विदेश से लौट रहा है और अब वहाँ ही काम करेगा। दोनों काफ़ी खुश हुए। बेटे के स्वागत का इंतज़ाम किया। अब बेटा उनके पास ही रहने लगा। सुबह जाता, शाम को लौटा था। भले ही वो उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था, पर दोनों खुश थे कि कम से कम वो उनके पास तो है। एक दिन जगदीश जी ने सुझाव दिया कि अब बेटे की शादी की उम्र हो गई है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। रेखा जी भी यही चाहती थी। शाम को बेटा घर आया तो दोनों ने इस विषय में उससे बात की। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैंने लड़की देख रखी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। रेखा जी और जगदीश जी खुले विचारों के थे, इसलिए वो मान गए। उन्होंने लड़की से मिलने की इच्छा जताई। राघव ने कहा कि वह नायरा से बात करके उन्हें बताएगा। राघव ने नायरा से बात की और 3 दिन बाद मिलने आने को कहा। फिर क्या था, 3 दिन बाद रेखा जी, जगदीश जी और राघव तीनों लड़की के घर गए। लड़की का घर एक बहुत ही आलीशान बंगला था, जिसे देखकर रेखा जी और जगदीश जी चौंक गए। उन्हें तो लगा था कि कोई उनकी तरह ही कोई सामान्य परिवार होगा, पर ये तो कोई बड़े आदमी थे। अब यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते थे। जगदीश जी और रेखा जी एकदम सादा जीवन यापन करते थे। वो वहाँ की चकाचौंध में थोड़े असहज हो रहे थे। काफ़ी शाही तरीके से उनका स्वागत किया गया। लड़की और उसके माता पिता राजा महाराजाओं की तरह बैठे थे और उन्हें अलग नज़रों से देख रहे थे। उनके सम्मान में उन्होंने खड़ा होना भी उचित नहीं समझा। टेबल पर सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। उन्हें देखकर लड़की के पिता कहते हैं, अरे बैठिए बैठिए, शर्माइए मत। वैसे भी आपके बेटे ने काफ़ी बड़ा हाथ मारा है, अब तो इसे अपना ही घर समझिए। जगदीश जी और रेखा जी बेटे के लिए अपमान के घूंट पीकर बैठ जाते हैं। अरे ये सब आपके लिए ही है, खाइए ना, शर्माइए मत। वैसे लगता तो नहीं कभी ये पकवान देखे होंगे आपने, पर हमारी वजह से आप खा तो पाएंगे। लड़की की माँ हंसते हुए कहती है, मॉम डैड स्टॉप इट यार। अंकल आंटी आप बुरा मत मानिए, मॉम डैड को मजाक करने की आदत है। नायरा मुस्कुराते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर जगदीश जी और रेखा जी हल्का मुस्कुराते हैं।
तो कुछ बातें करने के बाद जगजीत सिंह खड़े होते हुए कहते हैं, अच्छा अब हम लोग चलते हैं, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अरे हमें पता है आपका जवाब हाँ ही है। अरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कोई छोड़ता है क्या? वैसे मानना पड़ेगा, आपके बेटे ने ऐसा पाठ पढ़ाया मेरी बेटी को कि इसे इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। खैर, बेटी की खुशी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आपका बेटा क्यों नहीं? वो बैठे बैठे ही कहते हैं, जगदीश जी और रेखा जी के लिए अपना अपमान सहन करना अब मुश्किल हो रहा था। वो बेटे की वजह से कुछ कहना नहीं चाहते थे। वो अपने हाथ जोड़ते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। जगदीश जी काफ़ी गुस्से में थे। घर आकर वो साफ साफ राघव से कहते हैं, देखो राघव, मैंने आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, पर इसके लिए हम कभी नहीं मानेंगे। उनमें और हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका और हमारा कोई मेल नहीं है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। पर पापा, राघव कुछ कहते हुआ तो जगजीत जी उसे हाथ दिखाते हुए कहते हैं, ये हमारा आखिरी फैसला है, बस। ऐसे कहकर वो वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। राघव भी गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है और जोर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। रेखा जी ये देखकर जगदीश जी के पीछे आती हैं। वो गुस्से में बेड पर बैठे थे। वो उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखती हैं तो जगदीश जी अपनी सख्त आवाज़ में कहते हैं, आप जानती हैं रेखा जी, हमारे लिए हमारे आत्मसम्मान से ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं जानती हूँ, पर आप शांत हो जाइए। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रेखा जी उन्हें समझाते हुए कहती हैं, कैसे शांत हो जाऊँ? देखा नहीं उन्होंने किस तरह हमारा अपमान किया, और इतना अपमान होने के बाद भी राघव वहाँ शादी करना चाहता है। जगदीश जी हाँफते हुए कहते हैं, हाँ मैं जानती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। आप प्लीज़ शांत हो जाइए। रेखा जी की बात सुनकर जगदीश जी थोड़े शांत होते हैं। रेखा जी राघव से बात करती हैं, पर वो एक ही जिद पकड़कर बैठा था कि शादी करेगा तो सिर्फ नायरा से। रेखा जी अच्छे से जानती कि जगदीश जी के लिए आत्मसम्मान से ऊपर कुछ नहीं है और वो कभी नहीं मानेंगे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राघव ऑफिस से आया और अपने कमरे में बंद हो गया। जब खाना खाने के लिए रेखा जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। रेखा जी घबरा गईं। उन्होंने जगदीश जी को बुलाया। काफ़ी देर गेट बजाने के बाद भी जब राघव ने दरवाज़ा नहीं खोला तो जगदीश ने कुछ लोगों की मदद से गेट तोड़वाया। राघव बेड पर अचेत अवस्था में पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उसे इस तरह देखकर जगदीश जी और राघव जी की रूह कांप गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसकी जान बच सकी। दोनों ने उससे बात की तो उसने कहा कि अगर नायरा से शादी नहीं करवाई तो अगली बार उसे मरा हुआ देखेंगे। अपनी बेटी की जान से बढ़कर जगदीश जी के लिए उनका आत्मसम्मान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपमान के घूंट पीकर राघव की शादी नायरा से करवा दी। शादी हो चुकी थी। जब नायरा पगफेरे के लिए घर गई तो उसके पिता ने शर्त रखी कि वो उसे एक नया बंगला तोहफे में देंगे और वो सभी परिवार वालों के साथ वहीं रहेंगी। उनकी बेटी उस छोटे से घर में कभी नहीं रहेगी। ये बात जगदीश जी को मंजूर नहीं थी। राघव, तुम्हें नायरा से शादी करनी थी, हमने तुम्हारी बात मान ली। अब इसके अलावा हम किसी बात के लिए राजी नहीं होंगे। ये तुम भी जानते हो, हमारे लिए अपने आत्मसम्मान से ऊपर कुछ भी नहीं है और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, सभी सुविधाएं हैं। हमें उनके नए घर की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू को अब यहाँ ही रहना होगा। पापा, वो शुरू से आलीशान घर में पली बड़ी है, उसके लिए इस माहौल में एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। और हाँ, आपकी सो कॉल्ड ईगो के लिए मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और आपको क्या दिक्कत है? इतना कबाड़ सा तो घर है। अरे ऐसे घर में तो कोई उनके नौकर भी नहीं रहते, तो वो कैसे रहेगी? उसके पापा ने एकदम सही फैसला लिया। तुम भूल रहे हो, इसी कबाड़ जैसे घर में तुम्हारा पूरा बचपन बीता है और ये घर मैंने अपनी मेहनत से लिया है। और अगर एडजस्ट नहीं कर पाएगी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मैं भी कह रहा हूँ पापा, नायरा इस घर में नहीं रहेगी। आप और आपका ये ईगो आपको ही मुबारक हो। खुद ने तो अपनी ज़िंदगी काट ली, सुख दुख देखा नहीं, और जब बेटा देना चाह रहा है तो नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। अरे क्या किया है आपने?
अपने जीवन में जरा बताओ। राघव गुस्से से कहता है तो जगदीश जी अपना हाथ उठाते हुए चिल्लाकर कहते हैं, राघव। रेखा जी आकर उन्हें संभालती हैं। वो गुस्से से कांप रहे थे। रेखा जी राघव से गुस्से में कहती हैं, राघव ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? तुम्हें पता भी है कितनी मेहनतों से हमने ये घर लिया था। तुम्हारे पापा ने पाई पाई जोड़कर ये घर बनाया था और तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है, और तुम कहते हो कि क्या किया है? अरे तो कौन सा एहसान कर दिया? हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं, और अगर एहसान भी कर दिया तो चुका तो रहा हूँ एहसान, सारी सुख सुविधाएं दे तो रहा हूँ। आपको अब क्या मेरी जान लेकर मानेंगे? रहने दो रेखा, इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। दौलत की चकाचौंध में ये अंधा हो गया है। इसे जहाँ रहना है रहे, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ऐसे कहकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। राघव भी गुस्से से कहता है, ठीक है तो रहिए इसी पुराने घर में। ऐसा कहकर वो भी बाहर चला जाता है। रेखा जी को समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। उन्होंने तो कभी उसे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। वो अपने बेटे के बर्ताव से काफ़ी दुखी थी। वो जगदीश जी के पास आती हैं। वो देखती है जगदीश जी कमरे में अपने सीने पकड़े लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। वो ये देखकर डर जाती हैं। राघव वहाँ से जा चुका था। वो पड़ोसियों की मदद से जगदीश जी को अस्पताल लेकर जाती हैं। रेखा जी काफ़ी घबराई हुई थी। जगदीश जी के दिल के मरीज थे और आज जो कुछ भी हुआ उससे उनके दिल पर आघात लगा था। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, पर अब उन्हें स्ट्रेस से दूर रखना है। रेखा जी राघव को कई फ़ोन करती हैं पर वो नहीं उठाता। वो जगदीश जी को डिस्चार्ज कराकर घर लाती हैं तो पता चलता है कि राघव अपना सामान लेकर वहाँ से जा चुका था। रेखा जी के दिल पर भी आघात लगा था, पर वो अब जगदीश जी को और स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अब उनसे राघव की बात नहीं करती थी। जगदीश जी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी, इसलिए ज़्यादातर वो बेड पर ही रहते थे। बेटे और पति के टेंशन के साथ साथ घर के काम की सारी जिम्मेदारी भी अब रेखा जी के ऊपर ही थी। अब शरीर भी जवाब देने लगा था। एक दिन रेखा जी काम कर रही थी और उनके पानी गिर गया था और वो फिसल कर गिर गईं। बुढ़ापे में हड्डियां भी कमज़ोर थीं, इसलिए गिरते उनका पैर टूट गया। जगदीश जी अपने कमरे में थे। जब बाहर से आवाज़ आई तो बाहर आए। रेखा जी को उठाया जब उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि रेखा जी को अस्पताल ले जा सकें। रेखा जी दर्द से तड़प रही थी, इसलिए मजबूरन बेटे को फ़ोन करना पड़ा। 2-3 बार फ़ोन करने पर बेटे ने फ़ोन उठाया और एक नौकर को गाड़ी लेकर भेज दिया और कहा कि अब चुपचाप नए घर में आ जाइए। वैसे भी इस उम्र में आपकी देखभाल वहाँ कौन करेगा? जगदीश जी भी हालत के आगे मजबूर थे। वो अपने क्रोध में भूल गए थे कि रेखा जी अब सबकी जिम्मेदारी आन पड़ी है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहते हैं। नौकर की मदद से वो रेखा जी को अस्पताल ले जाते हैं और दिल पर पत्थर रखकर बेटे के घर चले जाते हैं। बेटे को उनके आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। उन्हें एक कमरा दे दिया गया था और एक नौकर से कह दिया गया कि उनको देख लें, पर जगदीश जी को ये सब मंजूर नहीं था। वो स्वयं ही रेखा जी की देखभाल करते थे। कुछ समय बाद रेखा जी ठीक हुई। वो बेटे से गिले शिकवे दूर करना चाहते थे, पर बेटा और बहू को अपने आप से ही फुर्सत नहीं थी। दोनों सुबह जाते और देर रात लौटते। एक घर में रहते हुए भी वो एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। एक दिन रेखा जी और जगदीश जी ने बेटे बहू से बात करने की सोची और उनका इंतज़ार करने लगे। देर रात बेटा घर आया। जब उसने उन दोनों को वहाँ बैठे देखा तो कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, जाकर सो जाइए। बेटा, एक घर में रहते हुए भी तुझे और बहू को देख नहीं पाते, इसलिए हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे आज। रेखा जी कहती हैं, ओहो माँ, आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हो? आपको सब कुछ मिल रहा है ना, फिर क्या चाहिए? अब काफ़ी रात हो गई है, अब जाकर सो जाइए। पर बहू भी तो अब तक नहीं आई। इतनी रात के कौन सा काम होता है बेटा बहू को? जगदीश जी उसे देखते हुए कहते हैं, क्या नायरा यहाँ नहीं है? किसी पार्टी में गई होगी, आ जाएगी। आप लोग सो जाइए। राघव बेपरवाही से कहता है, आधी रात होने वाली है और तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारी बीवी है कहाँ? इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? जगदीश जी कहते हैं, ओ प्लीज़ पापा, अब आप फिर से शुरू मत हो जाइए। नायरा अपने हिसाब से लाइफ जीती है और उसे कुछ भी करने के लिए
मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अक्सर पार्टीज़ में जाती है, आ जाएगी। राघव झुंझुलाते हुए कहता है। राघव, आधी रात हो गई है, तुम्हें पता है ना आजकल ज़माना कितना ख़राब है, उसकी माँ कहती हैं। राघव को अब उनकी बातें सुनकर इरिटेशन होने लगी थी। तभी डोरबेल बजती है और नौकर दरवाज़ा खोलता है। नायरा एक लड़के के बाहों में झूली हुई थी और उसे घुटनों से ऊपर एक मिनी ड्रेस पहनी हुई थी। ये देखकर जगदीश जी और रेखा जी की त्योरियाँ चढ़ जाती हैं। वो अपना मुंह फेर लेते हैं। अरे राघव, राघव के कहने पर वो लड़का कहता है, हाँ आज नायरा ने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली, तुम संभालो इसे। ऐसे कहकर वो नायरा को राघव को पकड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। ये लीजिए आ गई नायरा, अब जाइए और सो जाइए। राघव नायरा को संभालते हुए कहता है, जो इधर उधर झूल रही थी। ये सब क्या है राघव, बहुत शराब पीती है? जगदीश जी गुस्से से कहते हैं, इनफ पापा, ये सब नॉर्मल है, आपको इतना रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे जाने दीजिए, कल बात करते हैं। ऐसे कहकर वो नायरा को अपनी बाहों में उठाता है और चला जाता है। जगदीश जी और रेखा जी काफ़ी निराश थे। अगली सुबह जगदीश जी और रेखा जी नायरा से बात करते हैं तो राघव ये कहकर टाल देता है कि नायरा ऐसे ही पली बड़ी है और हाई क्लास लोगों में ये सब नॉर्मल होता है, आपको उस पर रोक टोक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नायरा रोज इसी तरह फूल होकर आती देख रेखा जी और जगदीश जी ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर वो कहती कि उसे इन सब की आदत है और वो पार्टी के बिना नहीं रह सकती। जगदीश जी ने कहा कि वो इस तरह रात रात पर बाहर नहीं रह सकती, ये सब सही नहीं है। तो नायरा बोली, ठीक है मैं बाहर नहीं जाऊंगी, पर मैं पार्टी के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं घर में ही पार्टी करूंगी, इससे ज़्यादा मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। जगदीश जी मानना तो नहीं चाहते थे, पर रेखा जी उन्हें समझाया। उन्हें भी लगा कि घर पर कम से कम वो मान मर्यादा में तो रहेगी और शराब आदि नहीं पिएगी। 2 दिन बाद नायरा ने घर में पार्टी रखी। रेखा जी ने भी खुशी से नायरा के दोस्तों के लिए व्यंजन बनाए। वो चाहती थी कि नायरा और राघव खुश रहें और घर का माहौल ठीक रहे। 8 बजे से शुरू हुई पार्टी रात के 12 बजे तक चली और रेखा जी किचन संभालती रहीं। सब लोगों ने कहा, नायरा तेरी सास तो कमाल का खाना बनाती है, जरा मिलवा दे। नायरा ने इग्नोर कर दिया और रेखा जी को सबके सामने आने ही नहीं दिया। देर रात चली पार्टी में नायरा काफ़ी थक चुकी थी, मगर गनीमत ये रही कि उसने शराब नहीं पी थी। शायद राघव का कहना माना होगा, इस बात से जगदीश जी और रेखा जी को भी तसल्ली थी। अब ये पार्टियां आए दिन होने लगी, लेकिन अब नायरा मान मर्यादा भूलकर खुले आम घर में ही शराब पीने लगी थी। जगदीश जी ने कितनी बार राघव से कहा कि नायरा को समझाइए, लेकिन उसने कहा, पापा ये हाई सोसाइटी की बातें हैं, आपको समझ में नहीं आएगी और आप इतनी रोक टोक मत लगाइए। वैसे भी ये नायरा का ही घर है, उससे जो मन में आएगा वो करेगी। इसके बाद अब जो कुछ भी होता वो कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब रेखा जी इतना काम संभाल नहीं पा रही थी। इतना सारा खाना और नाश्ते के व्यंजन रोज रोज बनाकर अब वो थक चुकी थी। इस उम्र में इतना खाना बनाना उनके बस की बात कहाँ थी। इसी कारण एक दिन वो बीमार पड़ गई और नायरा के लिए ये बात चिंता का विषय हो गई, क्योंकि उसकी पार्टी की जान रेखा जी का खाना होता था। उसके 15-20 दोस्त अक्सर ही पार्टी में आते थे और सब रेखा जी की तारीफ करते नहीं थकते थे। जगदीश जी कभी पार्टी का हिस्सा नहीं बने और ना ही किसी से कभी मिले। वो हमेशा अंदर बैठे रहते थे। वो उनको समझाते समझाते थक चुके थे। आखिर कब तक वो उनसे कहते। नायरा ने रेखा जी से जाकर कहा, खाना तो आपको ही बनाना पड़ेगा, दवाई खाइए और उठ जाइए, मेरी बेइज्जती मत करवाइए। जगदीश जी ने रेखा जी को उठने से मना कर दिया तो नायरा ने कहा, आप तो कुछ करते नहीं हैं, घर पर भी खर्च मेरे पापा चलाते हैं और बदले में ये कुछ काम कर देती हैं, तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? मेरे दोस्त आ रहे हैं, खाना घर में ही बनेगा। जगदीश जी ने सख्ती से मना कर दिया, मगर नायरा का इस पर कोई असर नहीं हुआ। रेखा जी कहने लगी, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, मैं बना दूंगी, नायरा तुम चिंता मत करो। रेखा जी बीमारी में भी उठकर किचन में काम करने के लिए चल दी थी। यही बात जब राघव के आने पर जगदीश जी ने उससे कही तो उसने कहा, पापा मम्मी ठीक होंगी तभी करने गई होंगी, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है।
जगदीश जी दांत पीस कर रह गए। उन्हें राघव का बदला व्यवहार काटने लगा था। अब उनसे ये सब नहीं सहा जा रहा था। उन्होंने इस सब से तंग आकर कहा, राघव, मैं और तेरी माँ पुराने घर में जा रहे हैं। पर वो घर तो मैंने बेच दिया पापा, आप वहाँ कैसे जाएंगे? राघव ने भी बेपरवाही से कहा, क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बेचने की, वो भी मुझसे बिना पूछे? जगदीश जी चिल्लाकर बोले, देखिए चिल्लाइए मत पापा, और वो घर मेरे नाम तो था नहीं जो मैं उसे बिना आपके बेच देता। माँ के नाम पर था, माँ ने साइन कर दिए तो मैंने बेच दिया। ये सुनकर जगदीश जी के दिल पर एक गहरा आघात पहुंचा। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी छाती पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। राघव उन्हें इग्नोर करके अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रेखा जी जो उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आई थी, उन्होंने जब जगदीश जी को ऐसे देखा तो उनकी ओर दौड़ पड़ी। जगदीश जी दर्द से कराहते बोले, क्यों क्या रेखा जी, आपने ऐसा? आप जानती थी ना वो घर मेरे लिए क्या मायने रखता था। मैं जानती हूँ, पर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। पर जगदीश जी बेहोश हो चुके थे। रेखा जी चिल्लाकर राघव को बुलाती हैं तो बाहर आता है और बेमन से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर उनका चेकअप करता है और कहता है, देखिए इनको पहले भी एक बार हार्ट अटैक आ चुका है और ये दूसरी बार है। आपको इनको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना था। अगर एक बार और इनको हार्ट अटैक आया तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। राघव ने डॉक्टर की बातों पर ध्यान दे नहीं दिया और उसे फीस देकर चला गया। रेखा जी उनके होश में आने का इंतजार कर रही थी। कहीं न कहीं वो उनकी इस हालत की दोषी अपने आप को ही मान रही थी कि अगर वो उन्हें पहले ही सच बता देती तो आज उनकी यह हालत नहीं होती। जगदीश जी को होश आता है जब वो रेखा जी को देखते हैं तो उनसे मुंह फेर लेते हैं। रेखा जी रोते हुए कहते हैं, देखिए आप मेरी बात तो सुनिए, इस तरह मुझसे मुंह मत फेरिए, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, पर मुझे आपकी हालत का डर है, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जगदीश जी नम आंखों से कहते हैं, आप जानती हैं ना रेखा, वो घर मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी था। उस घर में हमारी कितनी सारी यादें थीं, फिर भी आपने एक बार भी मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। मैं जानती हूँ जी, आपको क्या लगता है मेरे लिए वो घर कुछ मायने नहीं था, पर आप ही बताइए मैं क्या करती। राघव ने अपनी गर्दन पर चाकू रखकर मुझसे साइन करवाए हैं, मुझे मजबूरन साइन करने पड़े। मैं आपको बताना चाहती थी, पर आपकी हालत पहले से ही खराब थी। काश मैंने आपको पहले ही बता दिया होता तो आपकी ये हालत नहीं होती। मेरी वजह से ये सब हुआ है। जगदीश जी समझ रहे थे कि रेखा जी के लिए भी ये सब आसान नहीं था। वो रेखा जी को समझाते हैं कि उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। राघव और नायरा को उनकी कोई चिंता नहीं थी। दोनों बीमार रहते, अब अक्सर वो पार्टियां होती। रेखा जी दिन रात काम में लगी रहती। आज भी रेखा जी को पार्टी में नाश्ता बनाना था, पर आज उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। जगदीश जी उनका ख्याल रख रहे थे। नायरा आई और उन्हें खाना बनाने को कहने लगी तो जगदीश जी ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? दिख नहीं रहा उनकी हालत कितनी ख़राब है? जाओ और खुद से सब कुछ बना लो। रेखा जी कोई काम नहीं करेंगी, जगदीश जी की सख्त आवाज़ में कहते हैं। ए बुड्ढे, आवाज़ नीचे रख, समझा ना? ये मेरे पापा का घर है, तेरा नहीं। जो मैं चाहूँगी वो ही इस घर में होगा, इसलिए अपनी जुबान संभाल कर बात कर। तभी राघव भी वहाँ आ जाता है। जगदीश जी राघव से कहते हैं, देख रहे हो इस लड़की को, तुम्हारे बाप से किस तरह से बात कर रही है वो। अब भी तुम चुप रहोगे? हाँ तो क्या गलत कह रही है वो? उसके पापा का घर है, वो जो चाहे कर सकती है, और माँ भी कोई इतनी बीमार नहीं, रोज़ नहीं बनाती हैं। इतना सा खाना बनाने में कुछ नहीं होगा, दवा खाकर बना लीजिए। राघव बेशर्मी से कहता है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राघव, अपनी माँ की हालत दिख रही थी, तुम्हें बेड से उठने की हालत नहीं है वो उनकी, और तुम कह रहे हो खाना बना दे। अपने माँ बाप के लिए जरा से भी इज्जत और शर्म नहीं बची तुम्हारे मन में? अब मैं और अपमान नहीं सहूँगा। रेखा जी लाचारी से उन सबको देख रही थी। वो आधी बेहोश की हालत में थी, उनका बदन बुखार से तप रहा था। जगदीश जी की बातें सुनकर नायरा अपने दांत पीसते हुए राघव से कहती है, राघव अपने बाप को थोड़ा समझाओ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये घर मेरा है और यहाँ रहकर ज़्यादा बोलोगे तो धक्का देने से ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तुम्हारे बाप तो चाहता ही यही है,
कि परिपाटी में मेरी बेइज्जती हो। नायरा आग की तरह बरसने लगी थी। जगदीश जी से रहा न गया। उन्होंने कहा, मेरा घर बेचकर मुझको ही आंखें दिखाते हो तुम लोग। राघव, मुझे मेरा घर वापस करो। मैं और रेखा अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। जगदीश जी हाँफते बोले। उनकी बात सुनकर नायरा ने गुस्से में जगदीश जी को धक्का मारा और कहा, बूढ़े, इसी वक्त निकल जा मेरे घर से। वैसे भी मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बाप किसी को नहीं चाहिए। अब पानी मेरे सिर से ऊपर से जा चुका था। इसकी चिकचिक में और नहीं सुन सकती। रेखा जी ये देखकर चौंक जाती हैं। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। वो अपने शरीर की सारी हिम्मत बटोर कर खड़ी होती हैं। उन्हें खड़ा देखकर नायरा कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, ये बुढ़िया नाटक कर रही है। देखो अपने पति को। धक्का लगते कैसे खड़ी हो गई। रेखा जी जगदीश जी के पास आती हैं। जगदीश जी हैरानी से राघव और नायरा को देख रहे थे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहू उन्हें इस तरह जलील करेगी। और तो और बेटा भी सिर्फ खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा। रेखा जी अपने शरीर में बची जान से उन्हें उठाते हुए कहती हैं, आप ठीक तो है ना। वो उन दोनों को घूर कर अपनी हिम्मत जुटाकर कहती हैं, तुम दोनों में बिल्कुल शर्म नहीं है। अपने बाप से ऐसे पेश आते हैं। शर्म नहीं आती। राघव, मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। इससे अच्छा तो पैदा होते ही मर जाता। अरे, या फिर हम बे औलाद ही रह जाते। वो अपनी कांपती आवाज़ में कहती है। जगदीश जी का सीना छलनी हो चुका था। अपना ये अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और दर्द से एक लहर उनके सीने में उठती है। नायरा उन्हें देखते हुए कहती है, लो, हो गया फिर से ड्रामा स्टार्ट। ऐसा कहकर वो चली जाती है। राघव भी उसके पीछे चला जाता है। रेखा जी उन्हें उठाती रहीं पर वो आज नहीं उठे। अपने अपमान से आघात वो उस तरह दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। रेखा जी उनके जाने के बाद बिल्कुल टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में जान तो है पर जीने की इच्छा नहीं। वो हमेशा गुमसुम रहती है। अब रेखा जी के लिए उस घर में रहना गवारा नहीं था, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से निकल गई। उन्होंने अपने थैले से जगदीश जी की तस्वीर निकाली और फूट फूट कर रो दी। प्रतीक की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई औलाद इतनी बुरी कैसे हो सकती है। शायद मैं उस घर में उनके साथ गई ही नहीं होती तो आज वो मेरे साथ होते। मेरी गलती की वजह से मैंने उन्हें खो दिया। रेखा जी रोते हुए कहती हैं, नहीं अम्मा, आपकी कोई गलती नहीं है। माता पिता तो किस्मत से मिलते हैं। अगर संतान ही बुरी निकल जाए उसमें माता पिता का क्या दोष। आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। प्रतीक उन्हें दिलासा देते हुए कहता है। प्रतीक उनके बेटे को सबक सिखाना चाहता था। उसे ये कतई गवारा नहीं था कि कोई अपने माता पिता से इस तरह का बर्ताव करे। उसने बातों बातों में बहाने से उनके घर का पता मांगा जो उन्होंने दे दिया। प्रतीक अपने साथ एक मेंबर को लेकर उनके दिए पते पर पहुंचा और उन्होंने वहां राघव मिला। प्रतीक ने कहा कि उन्हें रेखावती जी से मिलना है तो राघव ने कहा कि उनकी तो डेथ हो गई है। राघव ने सुनकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि कितना गिरा हुआ बेटा है। जी, हम बैंक से आए हैं। आपके पिताजी ने रेखावती जी के नाम पर कुछ संपत्ति छोड़ी है। जगदीश जी तो इस पूरे दुनिया से रहे नहीं, इसलिए हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। अरे, मैंने गलत सुन लिया। मुझे लगा आप पापा ही पूछ रहे हैं। माँ तो घर छोड़ चुकी है। क्या है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं कब से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने नंबर दे दीजिए। जैसे उनका पता चलेगा मैं आपके पास आता हूँ। प्रतीक मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि उसको पता था कि ऐसा ही होने वाला है। उसने कहा कि उनको ढूंढ लाइए और बैंक आकर पैसे ले जाइए या फिर डेथ सर्टिफिकेट ले आइए, वो भी काम कर जाएगा। प्रतीक ने अपना नंबर दिया और चला गया। राघव ने जोड़ तोड़ करना शुरू कर दिया था कि कैसे पैसे हासिल किए जाएं, जिसके लिए उसने रेखा जी को ढूंढना भी शुरू कर दिया था पर उसे वो नहीं मिली। इसलिए उसने नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया और प्रतीक को घर बुलवा लिया। उन्होंने प्रतीक को डेथ सर्टिफिकेट दिखाया तो प्रतीक ने कहा, क्या सच में उनकी डेथ हो गई है। तो राघव ने कहा, हाँ, ये अब नहीं है। हमको गलत फहमी हो गई थी। एक हॉस्पिटल से पता चल गया और उन्होंने ही ये बनाकर दिया था। प्रतीक मुस्कुराया और उसने पीछे से आवाज़ दी तो दरवाजे से रेखा जी अंदर आई, जिन्हें देखकर बेटे बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। राघव को अब सारा माजरा समझ में आ गया था कि ये सब उन्हें फंसाने के लिए किया गया था। प्रतीक ने एक कॉल पर पुलिस भी हाजिर हो गई थी, जिन्होंने धोखाधड़ी के इल्जाम में
दोनों को गिरफ्तार किया। रेखा जी के सारे बयान लिए गए जिसमें दोनों पर इल्ज़ाम थे। दोनों को पुलिस ले गई। प्रतीक ने रेखा जी को अपने पास अपनी मां का दर्जा देकर रख लिया और वो भी प्रतीक के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, रेखा जी ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।